हेलो डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी एमटीकैट 2024 पेपर का इंग्लिश पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। अब यहाँ पर इस वर्ड को देखिए, टाइप। आपको याद होगा हमने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे, एक काइंड्स और दूसरा टाइप्स। अब कई दफ़ा ऐसा होता है जिसको हम काइंड्स कहते हैं उसको लोग टाइप्स कह देते हैं, और जिसको हम टाइप्स कहते हैं उसको लोग काइंड्स कह देते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, राइट। अब यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंस जो कि हमें सेंटेंस दिया गया है उसके बारे में बताना है। And the sentence is, the caliph noticed the merchant. The caliph noticed the merchant. क्या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है या सिंपल? तो सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है द कैलिफ। द कैलिफ सब्जेक्ट है और उसके अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा क्या है, प्रेडिकेट। नोटिस द मर्चेंट। अगर इसमें कोई और सब्जेक्ट होता और प्रेडिकेट होता और ये सेमीकोलन के साथ कनेक्ट हुआ होता तो हम कहते कि ये कंपाउंड है, या फिर इसमें कॉमा के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ कोई और क्लॉज ऐड किया जाता तब भी हम कहते कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर अगर यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गिवन होती और फिर कोई क्लॉज गिवन होता यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट गिवन होता तो हम इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह देते। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है और उसके साथ प्रेडिकेट। तो राइट आंसर यहाँ पर डेल्टा होगा। ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या, वर्ब, ऑब्जेक्ट और जो कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं वो सब शामिल होता है, लेकिन कोई और सब्जेक्ट नहीं होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है डेल्टा। सेकंड क्वेश्चन 178, the underlined part in the sentence given below is an adverbial clause of blank. अब यहाँ पर clause given है, the underlined part in the sentence given below is an adverbial clause of। अब हमें ये तो पता है कि ये adverbial clause है, लेकिन ये adverbial clause कौन सा है ये हमने बताना है। सेंटेंस पढ़ते हैं, although मेहरान is hard working yet he failed। मैंने आपको बताया था कि अमूमन हम येट ऐड नहीं करते, लेकिन एडवांस इंग्लिश के अंदर येट ऐड हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमने एरर तो फाइंड आउट करना ही नहीं है, तो जब एरर नहीं देखना तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो अंडरलाइन पार्ट है, ऑल्दो मेहरान वाज हार्ड वर्किंग येट ही फेल्ड, तो ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसके साथ लिखा हुआ ये जो क्लोज है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये क्लोज हो गया, ये डिपेंडेंट क्लोज है और ये एडवर्बियल क्लोज है। तो ये कौन सा वाला एडवर्बियल क्लोज है? ऑप्शन है कंसेशन, कंडीशन, मैनर और रीजन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है अल्फा। कंसेशन का मतलब आप आसान जबान में ये समझ लें, कंट्रास्ट। तो जब हम कंट्रास्ट करेंगे तो उस क्लोज को हम एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन कहेंगे, क्योंकि हम कंट्रास्ट कर रहे हैं, एक बात दूसरी बात से डिफरेंट है। कंडीशन आपको मालूम है कि हम इफ के साथ लिखते हैं और समटाइम्स हम अनलेस भी यूज कर लेते हैं। मैनर में हम एज इफ लिख लेते हैं, लाइक जैसे हम कहते हैं शी dances। कैसे, हाउ? मैनर की बात करें, she dances as if she were flying। she dances as if she were flying। तो डांस किस तरह से करती है, as if she were flying, राइट। तो मैनर भी नहीं है, कंडीशन इफ के साथ होता है, और रीजन के लिए हम बिकॉज यूज कर लेते हैं, या फिर हम सिंस या फिर एज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो अल्फा है, कंसेशन। और कंसेशन में हम या तो वर्ड दो यूज कर लेते हैं या फिर
ऑल दो यूज कर लेते हैं, तो दोनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारा अल्फा। इट्स एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। साउंड्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, complete the sentence using the appropriate punctuation mark। अब हमें punctuation mark यहाँ पर यूज करना है और सेंटेंस है punishment brings wisdom blank। अब यहाँ पर देखिए इट का आई लोअर केस में, इसका मतलब यहाँ पर फुल स्टॉप तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर फुल स्टॉप आना होता तो आई कैपिटल होता। इट इज द हीलिंग आर्ट ऑफ विकेडनेस। ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है कॉमा, तो कॉमा के साथ हम दो क्लॉजेस को कनेक्ट नहीं करते हैं। अब कॉमा स्प्लाइस कहते हैं हम इसको, जब हम दो क्लॉजेस को, एक क्लॉज कौन सा है ये वाला और दूसरा क्लॉज कौन सा है, इट इज द हीलिंग आर्ट ऑफ विकेडनेस। सो कॉमा स्प्लाइस ये एरर है, इसे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन है हाइफन, हम इसको हाइफन नहीं कहेंगे क्योंकि हाइफन का साइन ये है, ये एन डैश है और ये एम डैश है। हाइफन यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद है एन डैश, एन डैश हम यूज करते हैं रेंज मेंशन करने के लिए, आपको मालूम है। और तीसरा साइन है एम डैश, एम डैश हम यूज करते हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि हाइफन है। अब दो ऑप्शंस हैं, चार्ली है सेमीकोलन और डेल्टा है कोलन। देखिए दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में ये आ सकते हैं, बट देखना ये होता है कि अगर फर्स्ट क्लॉज की एक्सप्लेनेशन सेकंड क्लॉज में है, यानी कि जो सेकंड क्लॉज है वो किसी भी तरह से फर्स्ट वन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम फिर जो पंक्चुएशन मार्क यूज करेंगे वो कॉलन होगा। पनिशमेंट ब्रिंग्स विजडम। अब इसी को नेक्स्ट क्लॉज जो है वो इसकी मीनिंग को एक्सपैंड कर रहा है, इसे एक्सप्लेन कर रहा है, इट इज द हीलिंग आर्ट ऑफ विकेडनेस। तो यहाँ पर हम जिस ऑप्शन को प्रेफर करेंगे वो डेल्टा है, चार्ली को प्रेफर नहीं करेंगे। दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में ये साइंस आ सकते हैं, बट अगर सेकंड क्लॉज को हम यूं देखें कि वो फर्स्ट वन को एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी मीनिंग को एक्सपैंड कर रहा है, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पनिशमेंट ब्रिंग्स विजडम, इट इज द हीलिंग आर्ट ऑफ विकेडनेस। तो इट इज की बात कर रहे हैं यानी कि पनिशमेंट की, तो ये उसको एलेबोरेट कर रहे, एक्सप्लेन कर, तो राइट आंसर फिर यहाँ पर डेल्टा होगा। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग है वो चार्ली है, डिस्क्रिमिनेशन। बाकी जब स्पेलिंग की हम बात करते हैं तो उसमें जो भी ऑप्शन करेक्ट होता है उसको कंसीडर करेंगे, बाकी में कोई चांस नहीं होता। अगर ऐसा हो कि ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग लिखी हो तब हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं वो, बट अगर स्पेलिंग एक ही ऑप्शन करेक्ट है और बाकियों में कोई ना कोई हेर फेर की गई है जो कि गलत है, तो फिर हमें जज करना आसान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ली। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। गिवन सेंटेंस में हमने फिगर ऑफ स्पीच को देखना है कि सिमिली है, मेटाफर है और ये क्या कुछ है। ही इज कंसिडर्ड द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। अगर हम इसको यूं कहें ना, लाइक यू आर लाइक द ब्लैक शीप, तो फिर हम इसको सिमिली कहेंगे क्योंकि हमने लाइक का वर्ड यूज किया। यहाँ पर ही इज कंसिडर्ड, डायरेक्टली हम कह रहे हैं द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, तो इसका मतलब ये क्या है, एलिट्रेशन, इमेजरी, मेटाफर, सिमिली। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, मेटाफर हमारा राइट आंसर है। अब एलिट्रेशन क्या होती है, चलो इसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि एलिट्रेशन क्या होती है। एलिट्रेशन ये है कि जब हम कोई फ्रेज लिखते हैं और उस फ्रेज में मान लीजिए दो तीन चार पाँच कई वर्ड्स आ सकते हैं, हम इसमें तीन चार वर्ड्स लिख लेते हैं। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर डब्ल्यू लिख दिया। डब्ल्यू का मतलब ये है कि ये सारे वर्ड्स हैं, वर्ड 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 वर्ड। अब इस फ्रेज के अंदर ये जो चार वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड किसी सेम साउंड से स्टार्ट होगा। अगर ये वर्ड एस से स्टार्ट होता है तो ये वाला भी एस से, ये वाला भी एस से और ये वाला भी एस से। और अगर ये वर्ड मतलब एस साउंड की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको साउंड में कंसीडर करते हैं। इसी तरह से कोई साउंड हम व डब्ल्यू का साउंड भी ले सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये अलिट्रेशन है।
अब एक सेंटेंस है, मैं आपके सामने दो वर्ड्स लिखता हूँ, एक विच, एक वॉच, एक और लिख देता हूँ, विच। ठीक है, और जिसने सर पर हैट पहना होता है। अब फिलहाल जैसे भी ड्राइंग है इसको कबूल कीजिए और बात को थोड़ा-सा समझिए। बड़ी सी जिसकी नाक होती है और वो हमने विच बना दी है, ठीक है? और उसके बड़े-बड़े बाल होते हैं, ठीक है? नाउ दिस लुक्स बेटर। अब ये एक विच है, एक वॉच है और एक विच है। अब एक मैं आपके सामने एक जुमला बोलता हूँ, टू विचेस, ये एक नहीं है, ये दो हैं। Two witches were watching two watches. Which witch was watching which watch? Two witches were watching two watches. Which witch was watching which watch? अब ये एग्जाम्पल है alliteration की, तो आपने देखा वो साउंड है, two witches were watching two watches. Which witch was watching which watch? तो which फर्स्ट वन और सेकंड वन जो सामने है, सो इस तरह से हमने जो डब्ल्यू साउंड को देखा कि ये हम इसको रिपीट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अब एक फ्रेज के अंदर मल्टीपल वर्ड्स हैं और वो वर्ड्स किसी सिमिलर साउंड से स्टार्ट होते हैं। which was watching which watch? बताएं फिर कौन सी विच कौन सी वॉच देख रही थी? तो एलिट्रेशन क्लियर हो गई होगी आपको। इमेजरी, जैसे विजुअल इमेजरी है और इसके अलावा ऑल फैक्ट्री है, ऑडिटरी इमेजरी है, हम इसकी बात करते हैं। मेटाफर डायरेक्टली हमने विदाउट यूजिंग एज और लाइक किसी को कुछ कह दिया तो वो मेटाफर है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? चार्ली, मेटाफर। Supply the correct form of verb. We had taken our meal before. We had taken. अब ये वाला काम हमने पहले कर लिया हुआ है। Had taken. Had taken. Past perfect, ये काम हो चुका। Before blank. Before we blank. खाना हम पहले ही खा चुके थे। पेट पूजा हम कर चुके थे। कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। We had taken our meal before we had left. No, have नहीं आ सकता। Left, were leaving. Before we left. तो यहाँ पर राइट आंसर होगा चार्ली। We had taken our meal before we left. जाने से पहले हमने पेट पूजा कर ली थी, भोजन कर लिया था अच्छा सा। तो राइट आंसर होगा इसका चार्ली। नेक्स्ट वन, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा जी, इसको भी फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, दे देते हैं। Had I known the answer, I blank it. Had I known. Had I known the answer, अगर आंसर पता होता तो I blank it. I got written it. I have written it. I would have written it. Wrote. अब आप ये सोच रहे होगे कि ये क्या है? ये had पहले है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। तो हमने ये बात भी पढ़ी थी कि जो थर्ड कंडीशनल होता है उसको हम इन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये इन्वर्जन है। इसको अगर हम सिंपल करके लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इफ आई हैड known the answer, if I had known the answer, तो ये इसका बच्चों सिंपल तरीका है। बाकी ये वाला पार्ट जो है वो सेम ही रहेगा, जो भी इसका आंसर हमने लिखना है। इफ आई हैड known the answer और had I known the answer, I, तो जो हम थर्ड कंडीशनल में लिखते हैं would have and past participle, तो राइट आंसर हमारा होगा चार्ली। had I known the answer, I would have written it. अगर आंसर पता होता तो लिख देते, इसका मतलब है कि आंसर नहीं आता था तो नहीं लिखा। राइट आंसर चार्ली। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंस का आपने पैसिव स्ट्रक्चर चूज करना है, आइडेंटिफाई करना है। और सेंटेंस हमें मालूम है कि ये एक्टिव, द गार्ड डिड नॉट ओपन द गेट। द गार्ड डिड नॉट ओपन द गेट। अब डिड आ गया, इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो जुमला है वो पास्ट सिंपल का है, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। और इसके पैसिव में हम was और
वर यूज करते हैं। वॉज और वर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव सेंटेंस में वो देखना होगा उससे कि वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम यूज करेंगे। सो डिड नॉट, अब अल्फा ऑप्शन, द गेट डिड नॉट ओपन बाय द गार्ड, ये तो जुमला ही गलत है। बीटा ऑप्शन, द गेट हैड की जरूरत हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। चार्ली, द गेट वाज नॉट बीइंग पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव, तो राइट आंसर डेल्टा, द गेट वाज नॉट ओपन बाय द गार्ड। अच्छा एक और बात, ये यहाँ तक पैसिव हो चुका है, इसको हम पैसिव कह देंगे। अगर हम इसमें बाय के साथ एजेंट ऐड करते हैं तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। पैसिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, द गेट वाज नॉट ओपन, द गेट वाज नॉट ओपन, ये पैसिव हो चुका है। अब बाय किसने किया किसने नहीं किया, ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो राइट आंसर फिर भी हमारा डेल्टा है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। लीजिए अब एक डायरेक्ट सेंटेंस हमें दे दिया गया है और हमसे कहा गया कि इसका इनडायरेक्ट हमने सेलेक्ट करना है। द स्पीकर सेड टू द ऑडियंस, विल यू लिसन टू मी? द स्पीकर सेड टू द ऑडियंस, विल यू लिसन टू मी? क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हम इसको इनडायरेक्ट करेंगे। अल्फा ऑप्शन, द स्पीकर आस्क्ड द ऑडियंस, द स्पीकर आस्क्ड, अच्छा ये तो सब में ही सेम लिखा हुआ है, इसका मतलब जो कुछ भी हमने करना है वो विल यू लिसन टू मी को हमने देखना है कि वो सही से इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा गया है या नहीं। द स्पीकर आस्क्ड द ऑडियंस, इफ, हाँ हम इफ यूज करते हैं, ऑडियंस यू, तो दे, हम ऑडियंस के लिए यू यूज कर रहे हैं, दे, तो दे बिल्कुल ठीक है। विल, तो यहाँ पर हैड नहीं आएगा, विल को हम वुड में चेंज करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। बीटा ऑप्शन, द स्पीकर आस्क्ड द ऑडियंस इफ दे विल सेम नहीं होगा। चार्ली, द स्पीकर आस्क्ड द ऑडियंस इफ दे वुड लिसन टू हिम, और ये मी कौन है? ये वो स्पीकर खुद है, तो यहाँ पर हिम, और फुल स्टॉप आएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन में। जब हम किसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसके साथ उसके एंड पर जो टर्मिनल मार्क है वो फुल स्टॉप यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते हैं। इफ दे वुड लिसन टू हिम, तो यही हमारा राइट आंसर है। द स्पीकर आस्क्ड द ऑडियंस टू लिसन टू हिम, तो हमें तो गिवन सेंटेंस के हवाले से उसको इनडायरेक्ट लिखना था, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा चार्ली। Next one, supply the correct preposition. Have you been in this company blank 6 weeks? Have you been in this company blank 6 weeks? During, for, just, since. अब ये दो तो वैसे ही खत्म कर देते हैं, अब इसके अंदर कंफ्यूजन है। तो याद रखिए ड्यूरिंग हम तब यूज करते हैं when something happens, when something happens। एग्जाम्पल देखिए, my uncle, my uncle was in Germany during the summer. My uncle was in Germany during the summer. My uncle was in Germany when during the summer, तो यहाँ पर हम when के मीनिंग में बात कर रहे हैं तो during आएगा। अगर हम बात करें how long, how long की बात करें, फिर हम for यूज करते हैं। अब इसको यूं लिख लेते हैं, my uncle was in, my uncle was in Germany for 3 weeks। फर्स्ट वन क्या था? माई अंकल वॉज इन जर्मनी ड्यूरिंग द समर, और सेकेंड वन क्या है? माई अंकल वॉज इन जर्मनी फॉर 3 weeks। तो यहाँ पर देखें 6 weeks, हाउ लॉन्ग, तो राइट आंसर होगा बीटा, ड्यूरिंग रॉन्ग हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया? व्हेन और हाउ लॉन्ग, अगर व्हेन का आंसर तो फिर ड्यूरिंग, और अगर हाउ लॉन्ग तब हम फॉर यूज करेंगे। The right answer, beta. Supply the correct preposition. I was almost back blank my classroom door when I heard a strange noise. I was almost back blank my classroom door. ये location है। When I heard a strange noise. ये उसी witch की आवाज होगी मुझे लगता है, जिसकी हम बात कर रहे थे, two witches were watching two watches। तो when I heard a strange noise, बड़ी खतरनाक सी आवाज आ रही थी। I was almost back my classroom when I heard a strange noise.
हर्ली बर्ली कुछ कुछ कर रही थी वो विच। सो आई वाज ऑलमोस्ट बैक, क्या कहेंगे? एट माय क्लासरूम डोर, बाय इन तो छोड़ दें, एट और टू। देखो यहाँ पर एक बात समझ लो, अगर तो हम एग्जैक्ट पोजीशन प्लेस की बात करें तो हम एट यूज करते हैं। आई वॉज ऑलमोस्ट बैक, अभी मैं पहुंचा तो नहीं था ये डोर, और सपोज यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। आई वॉज ऑलमोस्ट बैक ये डेस्टिनेशन के लिए, टू माई क्लास रूम डोर, आई वॉज ऑलमोस्ट बैक टू माई क्लास। एट नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर हम यूज करेंगे टू, क्योंकि तकरीबन पहुंच गए थे, डेस्टिनेशन बता रहे हैं। आई वॉज ऑलमोस्ट बैक टू माई क्लासरूम डोर व्हेन आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज। तो नॉइज अभी मैं तकरीबन पहुंच ही गया था, डेस्टिनेशन बता दी डोर तक, तो तब एक अजीब व गरीब सी आवाज़ आई, जिससे मैंने थोड़ा सा आपको निकाल के भी दिखा दी कि वो आवाज़ कैसी रही होगी। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है बच्चों वो होना चाहिए टू। एट जब एग्जैक्टली वहाँ पर मौजूद है, टू क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि वर्ड ऑलमोस्ट यूज किया गया, आई वाज ऑलमोस्ट बैक, पहुंच गया था वहां तक, तो डेस्टिनेशन बताएंगे ना हम अपनी, तो राइट आंसर होगा इसमें टू। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ Farah has planned blank before the next term. She has planned क्या? Resign, resignation, resigning, to resign, to उसने plan किया ना, plan, we plan to do something, so the right answer is delta. Farah has planned to resign before the next term. She has decided, she has planned to do something, और right answer इसमें होगा डेल्टा। एक आसान सा सवाल है। नेक्स्ट वन, supply the correct antonym। ये चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ कि इसको देख लेना है कि synonym है या antonym है। Antonym पूछा गया है for the capitalized word. Your reckless behavior is not acceptable. You have to be more blank. अब ये reckless नेगेटिव वर्ड है, बेपरवाह, किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। योर रेकलेस बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू हैव टू बी मोर। एंटोनिम चाहिए तो एक ही ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, वो है केयरफुल। हैप्पी, हार्ड वर्किंग, काइंड, इसका कुछ लेना देना नहीं है रेकलेस के साथ। रेकलेस ड्राइविंग, ठीक है, जिसमें केयरलेसनेस होती है, आप ध्यान ही नहीं कर रहे, बेपरवाही से कोई काम करें, लापरवाही से। योर रेकलेस बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू हैव टू बी मोर केयरफुल। तो राइट आंसर अल्फा। नेक्स्ट वन, सप्लाई द करेक्ट एंटोनिम। एक और एंटोनिम आ गया फॉर द कैपिटलाइज्ड वर्ड। व्हाट कैन बी डन टू एलिविएट द सिचुएशन। इसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं? एलिविएट इज, देखें, इजी करना किसी चीज को, बेहतर कर देना। व्हाट कैन बी डन टू एलिविएट द सिचुएशन, इसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? अब हमें वर्ड चाहिए इसका ऑपोजिट। सो अल्फा ऑप्शन है एग्रीवेट, बीटा एंटिसिपेट, क्लियर मैनिपुलेट। मैनिपुलेट होता है मतलब यू सी, जैसे हम कहते हैं ना कि एक्सप्लॉइट करना, मैनिपुलेट करना। अब उसमें एक जुमला मुझे याद आ गया, गॉड बी प्रेज चैप्टर के अंदर, जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 13 है बुक 1 में, उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, had it been someone else sorry, had it been someone else I could easily have wangled 10 rupees। वो विच की आवाज निकाली थी तो सच में ही आवाज बैठ गई। Had it been someone else, I could easily have wangled 10 rupees। मौलवी साहब, अगर आपकी जगह कोई और होता, I could easily have wangled 10 rupees, तो मैं 10 रुपए बड़े आराम से हथिया लेता। ये तो मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ। What can be done to alleviate the situation? तो इसका राइट ऑप्शन एंटोनिम के हवाले से हो गया एग्रीवेट। इसका मतलब होता है किसी चीज को वर्सन करना और बुरा कर देना, ठीक है। सो एंटिसिपेट, क्लियर, मैनिपुलेट, ये आंसर्स नहीं होंगे। सो माय डियर वंस, इसमें राइट आंसर होगा एग्रीवेट। नेक्स्ट वन, सप्लाई द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द कैपिटलाइज्ड वर्ड। एक और कैपिटलाइज्ड वर्ड, अनऑर्थोडॉक्स इज ब्लैंक पर्सन। वाकई जी, जो ऑर्थोडॉक्स होता है वो बड़ा ही डैश पर्सन होता है। अब यहाँ पे डैश है तो हम डैश ही कहेंगे ना, और तो कुछ नहीं कहेंगे, बड़ा ब्लैंक पर्सन होता है। अनऑर्थोडॉक्स इज अ ब्लैंक पर्सन। ऑर्थोडॉक्स क्या, किस तरह के बड़े बूढ़े जो है उनको हम अक्सर, अब तो खैर जवानों का भी यही हाल है, किसी ऐसे राइटर को पढ़ लेते हैं जिससे वो ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव हो जाते हैं और ऑर्थोडॉक्स बन जाते हैं। सो ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है क्लेवर, नहीं नहीं क्लेवर नहीं होता।
कॉन्फिडेंट होता होगा, नहीं जनाब ये भी नहीं होता, फिर कंफ्यूज होता होगा, कंफ्यूज ना करें। राइट आंसर है डेल्टा, कंसर्वेटिव। जो खास तौर पे रिलीजन और पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें कोई पर्सन जो है वो ऑर्थोडॉक्स हो सकता है। अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको हम बता देते हैं। सेकंड ईयर में गुड बाय मिस्टर चिप्स एक नॉवल है, उसका जो मेन कैरेक्टर है आर्थर चिपिंग, जिसको चिप्स कहते हैं, वो कंसर्वेटिव था, ऑर्थोडॉक्स था। वो नॉवेल्टी को पसंद नहीं करता था, नयापन उसे हमेशा परेशान करता था, उलझा देता था। सो एन ऑर्थोडॉक्स इज अ कंसर्वेटिव पर्सन। राइट आंसर इसमें डेल्टा, conservative. Next one, supply the correct synonym for the capitalized word. एक और आ गया जी capitalized word. The new government brought stupendous changes in the economy and blank its critics. The new government brought stupendous changes in the economy and blank its critics. Synonym चाहिए तो याद रखिए कि इसका मतलब होता है astonishing, हैरान कर देने वाली। जो चेंजेस वो लेकर आएंगे वो क्रिटिक्स को फिर हैरान करेंगे। डिस्ट्रॉयड नो, फूल्ड नो, इन्वॉल्व नो। राइट आंसर सरप्राइज। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? द न्यू गवर्नमेंट ब्रॉट स्टुपेंडस चेंजेस इन द इकोनॉमी एंड सरप्राइज्ड इट्स क्रिटिक्स। तो राइट आंसर होगा डेल्टा। नेक्स्ट वन पैराग्राफ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। दिस इज द वेजेस सेड माय फादर। अब अगर आपको याद हो तो ये वैसे जिस लेसन से है उस लेसन का नाम है क्लियरिंग इन द स्काई। क्लियरिंग द स्काई, बुक वन, फर्स्ट ईयर, इसका चैप्टर और लेसन कह लीजिए, लेसन नंबर 2 है क्लियरिंग द स्काई। ये पैसेज वहां से है। This is the way, Jess, said my father, pointing with his cane across the deep valley below us. I want to show you something you've not seen for many years. Isn't it too hot for you to do much walking? I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. आंख में पसीना ना जाए तो इस वजह से मैं उसको पोंछ रहा था, साफ कर रहा था। I didn't want to go with him. I had just finished walking a half mile uphill from my home to his. I had carried a basket of dishes to Mom. There were two steps in the road, and I couldn't drive my car. And I knew how hot it was. It was 97 in the shade. I knew that from January until April, my father had gone to 8 different doctors. One of the doctors had told him to get a taxi to take him home, but my father walked him 5 miles across the mountain and told my mom what the doctor had said. 40 years ago, a doctor had told him the same thing, and he had lived to raise a family of 5 children. He had done so much hard work in those years as any man. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। The sentence "it was 97 in the shade" refers to age, distance, temperature, year। तो राइट आंसर इसमें टेम्परेचर है। हमने यहाँ पे देखा it was 97 in the shade, तो हम यहाँ पर बात टेम्परेचर की कर रहे हैं, एज, डिस्टेंस और ईयर की नहीं कर रहे। नेक्स्ट वही पैसेज है और नेक्स्ट क्वेश्चन है The narrator has blank siblings. अब यहाँ पे देखिए 40 years ago, our doctor had told him the same thing, and he had lived to raise a family of 5 children. 5 children. तो नरेटर के कितने सिबलिंग्स हैं? फादर के 5 बच्चे हैं ना, 5 children। तो नरेटर उसमें से एक हो गया, तो बाकी कितने रह गए? 4। तो इसमें राइट आंसर होगा अल्फा। फादर के 5 बच्चे हैं, उनमें से एक हो गया नरेटर। अब नरेटर के कितने सिबलिंग्स हैं? 1 2 3 4। बच्चों में देखा जाए तो 5वां वो खुद है, लेकिन नरेटर के अपने सिबलिंग्स जो है वो 4 होंगे। तो ये बच्चे अक्सर हो सकता है यहाँ पर कंफ्यूज हो गई हो, अगर जल्दबाजी से काम लिया हो कि 5 तो फिर 5 लगा दिए। भाई नरेटर को सेपरेट करके मैं अपना भाई खुद हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो खुद को निकाल के अब देखेंगे कि बाकी बहन भाई कितने हैं। तो राइट आंसर इसमें होगा अल्फा 4। तो ये थी डिस्कशन
हमारे शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी एमडी कैट पेपर के इंग्लिश पोर्शन की। उम्मीद है कि आपको डिस्कशन से बहुत फ़ायदा हुआ होगा।